नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं चेक डिसऑनर का केस 138 एनआई एक्ट पर डिटेल में जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूं। काफ़ी सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पर था कि उन्होंने गुड फेथ में किसी को चेक दे दिया, गारंटर बनकर किसी को चेक दे दिया था, या फिर उन्होंने उनके चेक कहीं खो गए थे और उसका मिसयूज करके किसी व्यक्ति ने डिसऑनर करा लिया है और वो पैसे की मांग कर रहा है। उनके खिलाफ एनआई एक्ट में कंप्लेंट कर दी है 138 में। और तो ऐसे में उन्हें अपना बचाव कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि चेक डिसऑनर का केस करने पर या उसमें अपने आप का बचाव करने के लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चेक अगर आप अपने पास रखें तो उसमें साइन करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। सिग्नेचर किया हुआ चेक जो है वो आप बिल्कुल भी ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि अगर वो किसी व्यक्ति के हाथ लग गया, गलत व्यक्ति के हाथ लग गया, तो वो उसे डिसऑनर करके और आपसे पैसे की मांग कर सकता है। क्यों? तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी चेक साइन करते हैं तो साइन करने से पहले वो किस व्यक्ति के नाम पर, किसके फेवर में दिया जा रहा है, वो नाम जरूर लिखें। डेट जरूर डालें उसमें, क्योंकि डेट डालने के बाद उस चेक की एक वैलिडिटी हो जाती है कि 6 महीने तक ही वो चेक वैलिड है। 6 महीने बाद अगर किसी व्यक्ति के हाथ लगता है तो वो उसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। कोशिश करें कि जब किसी व्यक्ति को चेक देना हो तभी साइन करें और डिटेल भरें। पहले से चेक को साइन करके और बिना नाम लिखे हुए ऐसे अपने पास ना रखें, क्योंकि ऐसे में चेक अगर खो गया, किसी गलत व्यक्ति के हाथ लगा, तो वो लाखों करोड़ों का अमाउंट भर के आपसे उतने अमाउंट की मांग करेगा, तर्क देकर कि आपको उसने लोन दिया था या पैसे उधार दिए थे या किसी तरह से उसने मदद की थी और अब पैसा मांग रहा है, आप नहीं लौटा रहे हैं। गारंटी के तौर पे आपने ये चेक दिया था जो अब डिसऑनर हो गया है और आपके खिलाफ एनआई एक्ट 138 के अंतर्गत मामला दर्ज हो जाएगा। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही जितना अमाउंट है चेक का उससे दुगनी राशि तक आपको देना पड़ सकता है कोर्ट आदेश पर। तो इस तरह की सावधानी रखें, इस तरह की गलती करने से बचें कि आपका साइन किया हुआ चेक किसी व्यक्ति के हाथ ना लगे। और अगर आपने चेक रख भी दिया है बनाकर तो उस पर तारीख और नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उसकी कम से कम वैलिडिटी तो रहे। चेक अगर खो जाए तो उसकी तुरंत कंप्लेंट कराएं। जब आपको पता चलता है कि आपका चेक खो गया है तो पुलिस कंप्लेंट जरूर करें कि आपके ये डॉक्यूमेंट खो गए हैं, ताकि अगर कोई उसका भविष्य में मिसयूज करता है तो आप इस बात को साबित कर सकें कोर्ट में कि आपके ये डॉक्यूमेंट खोए थे, उसमें चेक भी था और उसको इस तरह से मिसयूज किया गया है। कुछ तो आपके पास अपने बचाव में होना चाहिए तर्क देने के लिए कोर्ट के समझ, जिससे आप सामने वाले को गलत साबित कर सकें। कोशिश करें कि चेक देने से बचें, कैश में या बैंक ट्रांसफ़र जो है उसी का उपयोग करें। चेक एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है वर्तमान समय में, क्योंकि ये 138 एनआई एक्ट में रिकवरी 2 साल के अंदर ही हो जाती है और आपको पेमेंट देने ही पड़ते हैं। जिस व्यक्ति के नाम का चेक डिसऑनर हुआ है, नहीं देंगे तो आपको सज़ा होगी या पैसे आपकी संपत्ति से भी बेचकर रिकवर करने का आदेश कोर्ट कर देता है। तो इसलिए इस तरह की गलती करने से बचें। ये तो तरीका हो गया कि आप किसी को चेक देने से पहले क्या सावधानी रखें। अगर सच में आपने किसी को चेक दिया है गारंटी के तौर पे, श्योरिटी के तौर पे, तो साथ में एग्रीमेंट भी ज़रूर बनाएं और एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रखें। और जब पैसा आप दे दें, फाइनल लौटा दें, तो अपने चेक को वापस भी ज़रूर लें। कई बार होता है कि गुड फेथ में लोग चेक लेना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है पैसा तो दे ही दिया है, अब ये चेक लेकर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे अंडरस्टैंडिंग की बात है, पैसा दिया था लौटा दिया। नहीं, अगर आप बिजनेस डील उनके साथ करते हैं या कोई लेन देन आपकी है, होती रहती है, तो आज नहीं कुछ साल बाद भी अगर उनका इरादा बदल गया, कोई विवाद हुआ, मतभेद हुआ या लड़ाई झगड़े हुए, तो आपका चेक जो उनके पास पड़ा है उसका मिसयूज करके वो आप
आपके खिलाफ मामला दर्ज करा देंगे 138 NI एक्ट में, और फिर आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने उसमें डेट नहीं लिखा है, रीज़न नहीं लिखा है, चेक नंबर लिखकर एग्रीमेंट नहीं बनाया है कि ये चेक किस फेवर में दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, और चेक वापस भी नहीं लिया है, उन्हीं के पास छोड़ दिया है, तो उन्हें पूरी छूट है कि वो आपके चेक का मिसयूज कर लेंगे बहुत ही आसानी से। इसलिए इस बात का ख्याल रखें। अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो NI एक्ट में मामला कैसे दर्ज किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति चेक देता है, जिसके नाम पर चेक इशू हुआ है, वो बैंक में चेक लगाता है और पैसे कम होने की वजह से या किसी अन्य वजह से वो चेक रिजेक्ट हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, पैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते, तो बैंक एक स्लिप के साथ वो चेक वापस भेज देता है और ये भी रीज़न बताता है कि किस वजह से ये चेक कैश नहीं हो पाया है, डिसऑनर हुआ है। ऐसे में वो व्यक्ति चेक डिसऑनर होने के 30 दिनों के भीतर जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया था उसको नोटिस भेजता है और 15 दिन का समय देता है कि आपने जो चेक दिया था कैश करने के लिए वो डिसऑनर हुआ है, ये रीज़न आया है बैंक से, आपको 30 दिन का समय दिया जाता है। आप 30 दिनों के भीतर ये अमाउंट पे करें, अन्यथा मैं कानूनी तौर पे इस पैसे को रिकवर करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। और कम से कम 15 दिन का समय दिया जाता है और उन 15 दिनों में अगर उस व्यक्ति द्वारा कोई जवाब नहीं आता और पैसे नहीं दिए जाते हैं, 30 दिनों के भीतर आपको केस करना होता है कोर्ट में, सक्षम न्यायालय में, NI 138 NI एक्ट में। अगर कोई व्यक्ति ये समय सीमा खत्म होने के बाद केस करता है तो इस तरह के केस जो हैं वो कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं, चलते नहीं हैं। तो अगर किसी ने आप पर NI एक्ट में कंप्लेंट किया है तो अपने बचाव में आप इन तर्कों को भी देख सकते हैं कि उसने आपको लीगल नोटिस दिया है या नहीं दिया है तो कितने दिन का समय दिया था, उसी समय के भीतर उसने लीगल प्रोसीडिंग शुरू की है या नहीं की है। अगर नहीं किया है तो इन सारे ग्राउंड पर आप इस तरह के केस को खारिज करवा सकते हैं कोर्ट से। समय सीमा के भीतर खारिज फाइल ना करने पर केस खारिज कर दिए जाते हैं। इसका उदाहरण ये एक जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1 मार्च 2024 का जजमेंट है, सुदेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिस केस को कोर्ट द्वारा इसी वजह से खारिज किया गया था कि उसमें जो टाइम लिमिट दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए NI एक्ट में मामला दर्ज नहीं कराया गया था। डिटेल जानकारी चाहते हैं इस पर तो इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं और क्या सावधानी रखें, कैसे अपना बचाव करें, इसके साथ ही साथ जो अपने बचाव में आपको कहना है, अगर टाइम लिमिट क्रॉस हो गई है, चेक पे आपने डेट लिखा है 6 महीने बाद का समय, 6 महीने का समय था वो क्रॉस हो गया, तब अगर NI एक्ट में फाइल हुआ है तो ये ग्राउंड भी बनता है चेक को केस को खारिज कराने का। टाइम लिमिट जो नोटिस की थी या लीगल प्रोसीडिंग में जाने का वो भी अगर ज़्यादा हो गई है तो भी खारिज कराया जा सकता है। लेकिन अगर ये सब ग्राउंड नहीं बनते हैं तो आपको ये साबित करना होगा कि सामने वाले व्यक्ति ने अगर चेक का मिसयूज किया है तो भी आपको ये साबित करने के लिए कोर्ट को पर्याप्त सबूत देने होंगे ताकि वो केस खारिज किया जा सके। अगर आप फेल होते हैं कोर्ट को सबूत देने में, आप नहीं साबित कर पाते हैं और आपके हक में और ये केस चलता है कोर्ट में, तब आप अगर पैसा दे ले जाते हैं समय पर सेटलमेंट करके, कोर्ट से या मीडिएशन से सेटलमेंट होकर अगर समझौता करके पेमेंट हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप फेल होते हैं समझौते में, सेटलमेंट में और कोर्ट का आदेश होता है तो वो जो अमाउंट है चेक का उससे दुगनी राशि तक की भी कोर्ट आदेश कर सकता है। साथ ही जो कोर्ट की फ़ीस होगी, एडवोकेट की फ़ीस होगी, उसे भी देने का आदेश कोर्ट द्वारा किया जाता है। इसीलिए समझौता करके, सेटलमेंट करके केस को ख़त्म करने का प्रयास करें NI एक्ट का। अगर फिर भी समझौता सुलह भी नहीं हो पाता है, आप पेमेंट देने में भी फेल हो जाते हैं तो आप के खिलाफ कोर्ट की समन नोटिस आएगी। आप उसमें अगर हाजिर होते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है अगर आप पैसा नहीं दे पाते हैं, या फिर अगर आप कोर्ट समन नोटिस आने पर या वारंट आने पर आप पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं, पुलिस आपको पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है, फेल हो जाती है, तब ऐसे में आपके नाम पर जो संपत्ति होती है पैसे की भरपाई करने का आदेश करता है। के नाम पर कोई संपत्ति भी नहीं है, आप पकड़ में भी नहीं आते हैं तो आप ऑफेंडर घोषित हो जाते हैं, भगौड़ा हो जाते हैं।
और ऐसे में आप पुलिस डिमांड में होते हैं। आप जहाँ भी देखे जाएं, जिस भी शहर में देखे जाएं, आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर इन सारे प्रोसीडिंग में आपने बीच में 2-4 डेट मिस कर दी, आपके खिलाफ समन वारंट हो गया, तो आप डरें परेशान ना हो। अगर आप पैसे के इंतज़ाम में थे या कहीं मुश्किल में फंसे थे या बाहर चले गए थे कुछ दिनों के लिए, आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए, आपके खिलाफ NBW हो गया और अब आप भागने लगे कि NBW हुआ है, मैं जाऊंगा तो अरेस्ट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। NBW भी कैंसिल कराई जा सकती है कोर्ट में प्रेजेंट होकर, और आप सुनवाई का हिस्सा बन के फिर आगे से उसके बाद जो प्रोसीडिंग होगी उसमें हिस्सा लेकर और समझौता करा के केस को क्लोज करा सकते हैं। भागने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भाग कर आप बच नहीं पाएंगे। जो लीगल प्रोसीडिंग है वो कोर्ट द्वारा कंप्लीट होगी ही, आपको सज़ा भी मिलेगी। और अगर आप पकड़े जाते हैं, ऑफेंडर होने के बाद भी अगर आप पकड़े गए, तो आपको कम से कम 2 साल की जेल तो होगी ही। और ऐसा नहीं है कि 2 साल की जेल होने के बाद जो पैसा देना है, जो अमाउंट देना है, वो माफ़ हो जाएगा। वो तब भी आपको देना ही पड़ेगा, उसकी पेंडेंसी बनी रहती है। इसीलिए इस तरह की गलती ना करें। कोर्ट आपको ऑप्शन देता है सुलह समझौता करके मामले को ख़त्म कराने का। थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करके मामले को सेटल करके पैसा देकर सुलह समझौता करा लें, ताकि आप भी सुकून से रह सकें। कई बार जो पैसा लेने वाला होता है उसको बहुत ज़्यादा अकड़ होती है। उसको ये लगता है कि मैं पूरा पैसा लूँगा, मैं एक भी रुपए कम नहीं करूँगा, मैं इतने % ब्याज लूँगा, मैं दुगना अमाउंट लूँगा, मैं 1 लाख रुपए अपने लॉयर की फ़ीस लूँगा। इस सब अकड़ में आकर लोग ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर लेते हैं कि बाद में उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो अगर समझौता करने का ऑप्शन आपको मिलता है तो आपको वो ज़रूर चुनना चाहिए, और थोड़ा नुकसान करके ही सही कुछ पैसा तो आपको मिल जाएगा। अगर वो व्यक्ति जो आपका देनदार है, जिसके खिलाफ NI एक्ट में मामला दर्ज हुआ है, अगर वो शहर छोड़कर चला गया, भाग गया, दूसरे इंडिया से बाहर चला गया, शहर भी नहीं देश छोड़कर चला गया वो, या उसकी मृत्यु हो गई, है ही नहीं इस दुनिया में, आकस्मिक निधन हो जाता है, तब तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक भी पैसा नहीं मिल पाएगा आपको। तो कम से कम तो इन हालातों में आप ऐसे हालात उत्पन्न होने पर आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए समझदारी से काम लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अकड़, जिद और ढीठपना या लालच अच्छी नहीं होती है, वो आपके लिए भी नुकसान करेगी। मीडिएशन का ऑप्शन जो कोर्ट द्वारा दिया जाए उसमें सुलह समझौता करके बात को संभाल लें कोर्ट से, या जो भी आपका दूसरा पक्षकार है। अगर आपने सच में पैसे लिए थे, झूठा केस नहीं हुआ है, देना था आपको, तो आपको ज़रूर पैसा लौटाना चाहिए। जिसने भी केस किया है उससे रिक्वेस्ट करें, कोर्ट के समक्ष करें, और थोड़ी मोहलत मांगें कि उसको मंथली मोड में देंगे, क्वार्टरली मोड में देंगे, या इतने इतने महीने में आप इस पार्ट में पेमेंट करके दे देंगे। कोर्ट आपकी बात को समझ कर बेहतर विकल्प जरूर दिया जाता है आपकी समस्याओं को समझते हुए। अगर आपके पास वर्तमान में अच्छी जॉब नहीं है, या आपका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, या आप किसी पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं जिसमें आपको बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो ये सब बातें आपको कोर्ट के समक्ष रखनी चाहिए और अपने लिए थोड़ा समय मांगना चाहिए। न्यायालय आपको समय ज़रूर देता है और आपका मामला सेटल हो जाता है। आप पनिशमेंट से बच जाते हैं, भागने से बच जाते हैं, और बहुत सारी अन्य परेशानियों से भी बच जाते हैं। साथ ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुँचता है इस सब में, उससे भी आपका बचाव हो जाता है। आशा करती हूँ NI एक्ट पे दी हुई ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।